अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना गवर्नमेंट बजट। ठीक है, देखो इसमें जो नॉर्मल नेचर में, जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे अपनी लाइफ में कुछ इनकम करते हैं, ठीक है, कुछ पैसा कमाते हैं और कुछ पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बजट बना के चलते हैं कि हमारी कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा होगा, और जो बच जाएगा उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अपना सेविंग्स बोलते हैं। तो जो नॉर्मल नेचर में हम लोग अपने लिए फॉलो करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट भी फॉलो करती है। तो वो हर साल अपना अलग अलग बजट बनाती है, जिसमें वो वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम एस्टिमेट करती है कि हमारी यहाँ से इतनी कमाई होगी, और फिर खर्चे कि इस जगह पे हम खर्चा करेंगे और बाकी पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो गवर्नमेंट बजट ये क्या चीज़ है। इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है, एनुअल है यानी कि साल की होती है, एक साल की, ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कितना पैसा रिसीव करेगी और कितना खर्चा करेगी ओवर फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर हमेशा कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की है, ठीक है। टू अचीव ट्विन ऑब्जेक्टिव, और इससे 2 ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, एक तो ग्रोथ और एक स्टेबिलिटी, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम किया जाता है कि ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी बनी रहे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट। अब देखो उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोड ढंग का बना नहीं था कोई, तो फिर यही पॉइंट निकल के आया कि ये बेसिकली जो काम रहता है वो ये रहता है कि हम पुअर के लिए भी काम करते हैं इसमें, थोड़ा गरीब लोगों के लिए, ठीक है। बीच में एक पॉइंट कवर अप होगा, तो उसी से कोड निकल के आ रहा था ये, ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे। एक ये पी पॉइंट का कोई कोड इसमें फिट नहीं हो रहा था, वो मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द ऑब्जेक्टिव्स फॉर फुलफिलिंग, गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट फॉर फुलफिलिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कि गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट बजट के हैं वो ये हैं। पहला पॉइंट, जीडीपी की ग्रोथ हो। इट इज़ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी। मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है। इट इज़ अचीव्ड इन 2 वेज, 2 तरीके से अचीव होता है। बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे टैक्स में रिबेट्स देना, टैक्स में छूट देना, सब्सिडीज़ देना, ठीक। तो इसमें 2 तरह के पॉइंट है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पब्लिक और प्राइवेट। ये डिटेल में आएंगे बाद में, अभी के लिए हम सिर्फ इतना करें क्योंकि अदरवाइज बहुत डिटेल्ड हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। आगे पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अब रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है थ्रू द बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट एम करती है कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़ ऑफ द कंट्री, यानी कि उसमें इकोनॉमिक प्रायोरिटी भी देखी जाएगी और सोशल प्रायोरिटी भी देखी जाएगी। इकोनॉमिक मतलब फ़ायदा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सोशल मतलब पब्लिक वेलफेयर, तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चला जाएगा। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, और गवर्नमेंट इस तरह से एलोकेट करती है अपने रिसोर्सेज। एक तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ देती है जो ये वाला पॉइंट था, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कवर अप हो जाएगा साथ में। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स में कंसेशंस देती है, ठीक है, सब्सिडीज़ देती है प्रोड्यूसर्स को, ठीक, कि जैसे कुछ चीज़ आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा होने लग जाती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेजेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स। गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज करती है कि ये चीज़ें कम से कम बने, जैसे लिक्वर हो गई, सिगरेट्स हो गई, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। और एनकरेज करती है यूज़ ऑफ खादी प्रोडक्ट्स, कि हम खादी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, और इसको सस्ते रेट पे देती है सब्सिडीज़, ठीक है। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अब क्या करती है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेता इस चीज़ में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद ही उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देती है, ठीक। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, अब क्या होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, जो मतलब ये होता है कि हर इकोनॉमी में रिच भी मिलेगा और पुअर भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एम ये रखती है कि इन दोनों के बीच का गैप कम हो, ठीक है। जैसे मान लो ये रिच है और ये पुअर, ठीक है, तो इसके जो बीच का ये गैप है ना, ये जो इसके बीच का गैप बढ़ता जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस चीज़ को कम करने की कोशिश करती है कि गैप ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है, गैप कम करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट
एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट एम करती है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि वो टैक्सेस इम्पोज करेगी रिच पे और पुअर के वेलफेयर के लिए ज़्यादा खर्चा करेगी। ठीक, इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच। इससे क्या होगा, जो रिच पीपल है उनकी इनकम घट जाएगी और जो उनका एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर, और जो पुअर है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा इसमें। ठीक, दस रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इसके ऊपर तो क्या करेगी, टैक्सेस लगाएगी रिच के लिए, ठीक है, और इसके ऊपर क्या करेगी, इसके वेलफेयर पे खुद ज़्यादा खर्चा करेगी। तो इससे क्या होगा, जो इनका गैप है ना वो कम हो जाएगा थोड़ा सा, पूरा तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या है कि ट्राई करते हैं कि इनइक्वालिटी को कम से कम किया जा सके अपना, ठीक, रिड्यूस किया जा सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट बजट इज़ यूज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन। गवर्नमेंट का जो बजट यूज़ किया जाता है इस मतलब ये इस वजह से यूज़ करते हैं हम कि बिजनेस में फ्लक्चुएशन जो होती है, जैसे इन्फ्लेशन मतलब वो महंगाई हो जाना, ये डिफ्लेशन मंदी आ जाना, ठीक है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। गवर्नमेंट एम्स टू कंट्रोल द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट अपना एम करती है कि वो जो बिजनेस फ्लक्चुएशन के डिफरेंट फेजेस हैं उसको कंट्रोल कर पाए। पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जब महंगाई होती है तो उसमें सरप्लस हो जाता है, और डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस एंड द इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बजटरी पॉलिसी का फोकस होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो भी मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज में उसके थ्रू, ठीक है, जैसे मनरेगा स्कीम थी महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड ही स्कीम शुरू करी थी रूरल एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, मनरेगा स्कीम। अच्छा, उसके बाद फिर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री, जो ग्रोथ रेट होती है कंट्री की वो डिपेंड होती है कि कितना उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना जितना हम सेव करेंगे ना ग्रोथ उतनी बढ़ती है, मतलब सिर्फ सेव नहीं, उसके बाद इन्वेस्ट भी करने से, तो उससे ग्रोथ रेट पता लगती है। इस पर्पज़ के हिसाब से बजटरी पॉलिसी का जो एम होता है वो ये एम रहता है कि हम मोबिलाइज करें सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो पाएँ। देयरफॉर द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजन इन बजट। इस वजह से वो बजट में हमेशा हर साल प्रोविज़न भी बनाती है कि जिससे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ पाएँ, ठीक है, टू रेज ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कोड के अकॉर्डिंग 6 पॉइंट, जीडीपी ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आर से रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बी से बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ठीक। और एक पी से अलग है, इसको एम से भी लिख सकते हो, वैसे पी से भी लिख सकते हो, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या होता है कि जो बहुत सारे वो थे, देर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, इस टर्म को, ये बाद में आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ विच आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ये किस लिए बनाई गई थी कि पब्लिक का फ़ायदा रहे, सोशल वेलफेयर रहे। बजट इज़ प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेज एंड प्रोवाइडिंग दैम फाइनेंशियल हेल्प। तो बजट हम इसके हिसाब से ही बनाते थे, इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए जाएँ कि हम इनको ढंग से मैनेज कर सकें और इसकी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकें इन पब्लिक एंटरप्राइजेस की, क्योंकि अगर इसकी हेल्प होगी तभी जाके पब्लिक का वेलफेयर हो पाएगा, ठीक है। ये हमारे 7 पॉइंट्स हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अब देखो, जब भी कोई बजट बनेगा ना, ये ध्यान रखना, देखो जब भी कोई बजट बनेगा तो बजट के अंदर कहीं से पैसा आएगा, यानी कि रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है, और कहीं पर पैसा खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होंगे। तो इसमें 2 एस्पेक्ट ही होंगे, कहीं से पैसा आना और कहीं पैसा खर्च होना, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास, इस चीज़ को हम पूरा नाम बोलेंगे बजट रिसिप्ट्स, और इस चीज़ को हम बोलेंगे अपना बजट एक्सपेंडिचर, ठीक। अब देखो बजट रिसिप्ट्स, बजट रिसिप्ट्स का मतलब इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड, क्योंकि ये तो बाद में ही आएंगी ना, तो अभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम
ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, यानी कि सभी सोर्सेज से जहाँ से भी पैसा आना है। दो तरह से पैसा आता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और एक कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट्स, दो तरह की। ये क्या है, ये डिटेल में क्वेश्चन आएंगे पूरे पे। बजट एक्सपेंडिचर, दो तरह का खर्चा। इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, ये तो रिसिप्ट्स थी और ये खर्चा है। दो तरह से ही क्लासिफिकेशन होगा इसका भी, कौन कौन सा, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे हमारे आगे, ठीक है। देखो अब पहला क्वेश्चन किसके बारे में पढ़ा जाएगा, इसके बारे में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है हमारी, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये वो रिसिप्ट्स हैं, दीज आर दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का मतलब समझते हो ना, रिसिप्ट्स का मतलब है कि पैसे अब मिलना, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई पैसा मिले तो हमें वापस भी करना पड़े, तो रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा पैसा नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि पैसा आएगा लेकिन उसके लिए कोई भी लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट नहीं होगी, यानी कि वो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे जो कम गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो भी कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ना लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना एसेट, ठीक है, एसेट्स में रिडक्शन होगी। These are those receipts which do not create any corresponding liability for the government and do not create any reduction in assets of the government. Example, टैक्स। टैक्स एक ऐसा रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट है, मतलब पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है, गवर्नमेंट को मिलता है, तो एक ऐसा है वन साइडेड है, यानी कि वापस नहीं देना। एंड डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑफ रीपेमेंट एज वेल, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा कि इससे मतलब जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी क्योंकि पैसा वापस नहीं करना, एज वेल एज इट डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, और इससे क्या होता है गवर्नमेंट के कोई एसेट्स भी कम नहीं होते हैं। दीज आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब हर साल मिलेगा, जैसे टैक्स है तो हमें हर साल देना होता है, तो ये रिपीटिंग नेचर का है, या मंथली होते हैं कुछ टैक्सेस तो मंथली देने होते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, तो इसको हम इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, टैक्स का पैसा, ये टैक्स के अलावा वाला पैसा। पहला है टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है, देखो इसी के बारे में चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन हमारा डिटेल में चल रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसका पहले मतलब बताएंगे कि ना लायबिलिटी क्रिएट करेगा ना एसेट, ठीक है, और रिकरिंग नेचर का है, और फिर इसके बारे में दो टाइप आएंगी, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो टैक्स रिसिप्ट क्या है, एक टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि घर का आता है, ठीक है, मतलब घर से भी टैक्स लिया जाता है, हाउस होल्ड, दुकानों से भी लिया जाता है, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारे टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, कंपलसरी पेमेंट, उसी चीज़ को हम टैक्स बोलते हैं। लेकिन इससे इनको कुछ भी नहीं मिलता, विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि आप जब भी टैक्स की पेमेंट करोगे तो आपको वापसी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ़ अ पर्सन फेल्स टू पे टैक्स, और अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपके ऊपर पेनल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी, कहने का मतलब। इट कैन बी, इस तरह के टैक्सेस होते हैं, नाम याद रखने हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैट, स्पेसिफिक टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये तो थी टैक्स की कमाई गवर्नमेंट की, ये है टैक्स के अलावा वाली कमाई, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ऑल दोज रिसिप्ट्स विच आर रिसीव फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस, यानी कि टैक्स के अलावा वाली इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड एट्सेट्रा। जैसे सेकंड पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रखती है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट और डिविडेंड भी मिलता है, ठीक। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, कुछ होते हैं जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं ना, जैसे रेलवेज़ है, ये गवर्नमेंट का है, इंडियन ऑयल गवर्नमेंट का है, पोस्टेज वगैरह जो पोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, टॉल्स होते हैं रोड्स पे बने हुए, तो इससे भी इनकम मिलती है, ये टैक्स नहीं होता, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए नॉन टैक्स रिसिप्ट्स बोलते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलता है, देखो गिफ्ट्स मिलते हैं कैश में, ठीक है, ग्रांट्स मिलते हैं, रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक,
ये पब्लिक भी दे सकती है उसको और बाकी जगह से भी मिल सकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि बाहर से भी मिल सकता है, लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक आया, फ्लड, फेमाइंस। तो ये सारा पैसा टैक्स का नहीं है, टैक्स के अलावा वाला पैसा है। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है कि नॉन टैक्स रिसिप्ट में और चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक, तो 4 क्वेश्चन तो इसी के यही वाले बनेंगे हमारे अभी जो डिटेल में पढ़ने हैं। तो ईजी चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा ही है अपना। ठीक है, ईजिली हो जाएगा और लर्न भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है, बस थोड़े थोड़े पॉइंट्स अपना टाइम टू टाइम याद कर लेना। एक मैं इधर कॉलम ये बना के चलता हूँ वैसे, फैक्ट्स टू रिमेंबर, तो ये ज़रा ध्यान रखा करो। इसमें क्या है कि आपको मेन समरी मिल जाएगी हर क्वेश्चन की अपनी। ठीक, चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।